अध्याय 111। वो पुराना फोगी देखें। निंग शुआंग की रिपोर्ट सुनने के बाद सु वेन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं अब जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक जी ली, जो उसके पीछे था, ने पूछा, चूंकि आप पहले से ही चंद्र नववर्ष से पहले जानते थे, तो आपने मुझे अब केवल क्यों बताया? उद्धरण चिन्ह। सु वेन उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ घूम गया। हम सभी परिवार हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इस मामले को हल कर सकते हैं। आखिरकार नए साल को खुशहाल तरीके से मनाया जाना चाहिए। जी ये के दिल में एक गर्म भावना बढ़ी। जब सु वेन ने छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू बह गए। वह समझ गई कि सु वेन कभी भी उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। सु वेन लिविंग रूम में पहुंचे। यान लुओयंग चुपचाप वहीं बैठ गया। जब उसने सु वेन को देखा तो वह मुस्कुराए। युवा मास्टर सु, आप किसके साथ व्यस्त है? उद्धरण चिन्ह। मैं सिर्फ अपने उपपत्नी के साथ भाग रहा हूँ। मेरा क्या व्यवसाय हो सकता है? सु वेन ने अर्थ सत्य से कहा। यान लुओयंग ने सु वेन को देखा और आह से अपना सिर हिलाया। मेरे पिता ने मुझे उत्तरी सीमा में कुछ विशिष्टताओं को लाया। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस समय सु वेन ने देखा कि यान लुओयंग के पैरों के नीचे एक बैग था। यान लुओयंग ने बैग खोला। इसमें पहाड़ों से कुछ स्थानीय उत्पाद शामिल थे और इसे महंगा नहीं माना जा सकता था। हालांकि सु वेन को पता था कि इसमें यान लुओयंग की ईमानदारी है। आखिरकार राजधानी में इन चीजों को दुर्लभ माना जाता था। सु वेन ने आहें भरी। अनिर्णायक होने से ही चीजें बदतर हो गईं। उन्होंने यान लुओयंग को देखा और गहरी आवाज में कहा, जनरल यान, लेडी यान, आज ईमानदार हो। अब हमें बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप शादी नहीं करना चाहते थे और न ही मैंने। हम एक साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए सहमत हुए, तो लेडी यान अपने शब्दों पर वापस क्यों गई? मैं, सु वेन, खुद की जांच करने के बाद सुंदर, समृद्ध, प्रतिभाशाली और मजबूत होने के अलावा मेरे बारे में कुछ भी बकाया नहीं है। अब आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने सु वेन को आश्चर्य में देखा। यह आदमी वास्तव में बेशर्म था। हालांकि ये बेशर्मी अचानक आंख को इतनी भाती लग रही थी। अचानक यान लुओयंग ने मधुर स्वर में कहा, भाई सु वेन, क्या आपको लगता है कि अगर मैं इस तरह से व्यवहार करता हूं तो मैं कोमल हूं? उद्धरण चिन्ह। उस पल में सु वेन ने महसूस किया कि उसके बाल अंत में खड़े हैं। क्या आप क्या कर रहे हैं? वह भयभीत स्वर में लड़खड़ा गया। यान लुओयंग मुस्कुराया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या आपको आज्ञाकारी लड़कियां पसंद नहीं है? मैं भविष्य में बहुत आज्ञाकारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। सु वेन बता सकते हैं कि यान लुओयंग वो मुयू की नकल कर रहा था। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सु वेन अब थोड़ा निराश था। यान लुओयंग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और कहा, मुझे इच्छा वासना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे सीधे कहूंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और यह सिर्फ इतना होता है कि हमारी सगाई होती है। अगर ऐसा है तो मुझे वापस क्यों आना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करता, सु वेन ने कहा। यान लुओयंग ने आखिरकार वूली के दर्द को महसूस किया। जिस व्यक्ति को वह पसंद करता था, उसे अस्वीकार करना भयानक लगता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ हद तक वह और वो लाए एक ही तरह के लोग थे। अगर वह उसे पसंद करती है तो वह उसे पसंद करती है। चूंकि वह उसे पसंद करती थी, इसलिए वह उसे बहुत पसंद करती थी। उनके दिलों में इस तरह के एक शुद्ध रोमांस के साथ यह इस वजह से ठीक था कि वह वो लाई के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लोग थे जो अपने दिलों का अनुसरण करते थे। यान लुओयंग ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन हमारी सगाई है। मैं इस सगाई से बहुत संतुष्ट हूं और मैं निश्चित रूप से वापस नहीं आया हूं। शायद यह आपको मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मैं जाने नहीं देना चाहता। बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप मुझे स्वीकार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजे पर चला गया। वह सु वेन पर मुस्कुराने लगी और बोली, अगर तुम सच में मेरी तरह नहीं हो तो तुम मुझे मार सकते हो। मैंने विरोध नहीं किया, लेकिन आप मुझे पसंद करने से नहीं रोक सकते। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने यान लुओयंग की छुट्टी देखी, सु वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अभिशाप था। एफसी लूनेटिक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 400,000 लोगों को मार सकता है। वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन की नजर में जीवन सबसे कीमती चीज थी। ये सब कुछ पार कर सकता है जो कभी भी हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट था कि यान लुओयंग की आंखों में ऐसा नहीं था। युवा मास्टर, आपको देखने के लिए कहने के बाहर एक बूढ़ा आदमी है।
उन्होंने कहा कि वह जी यूचिन है। एक नौकर ने सूचना दी। नवंबर LBJNN। निराश सू वेन खड़े हो गए और गुस्से में चिल्लाते हुए चले गए, नहीं देख रहे हैं। कौन FC के एक बुरे आदमी को देखना चाहता है? उसे घोटाला करने के लिए जाओ। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने शुरू से ही इस बूढ़े को कभी पसंद नहीं किया था। सबसे पहले ये बूढ़ा व्यक्ति अतीत को खोदना चाहता था और झो सम्राट को पुराने को बनाना चाहता था। फिर वह कुछ कर प्रणालियों पर चर्चा करने के लिए उसे खींचना चाहता था। ये कैसा मजाक था? प्रवेश द्वार पर जी यूचेन ने उत्सुकता से इंतजार किया। द्वारपाल ने बाहर आकर अपना नाम कार्ड वापस सौंप दिया। मेरे स्वामी ने कहा है कि वह आपको नहीं देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। जी यूचेन के पीछे एक वर्ग तुरंत नाराज हो गया था। क्या आप जानते हैं कि मेरे परिवार का पुराना स्वामी कौन है? जब वह सम्राट से मिला तब भी उसे कभी मना नहीं किया गया था। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग मेरे परिवार के पुराने गुरु को आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार के पुराने गुरु भी इसे नहीं बना सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, झाओ जिन दरवाजे से बाहर चले गए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या? मेरे परिवार के युवा गुरु ने कहा कि वह अभी किसी को नहीं देख पाएंगे। जो कोई भी अयोग्य होने की हिम्मत करता है, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। क्या आप नहीं देखते कि यह किसका निवास प्रवेश द्वार है? आप अत्याचार का व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि स्क्वायर बोल पाता, जी यूचेन उसकी ओर देखते थे। स्क्वायर तुरंत बंद हो गया। जी यूचेन ने आगे कदम रखा और झाओ जिन पर मुस्कुराया। कमांडर, कृपया उसे सूचित करें कि यह बूढ़ा यहां माफी मांगने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप माफी मांगना चाहते हैं या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक अंगरक्षक हूं। मैं आपको ये बताने के लिए बाहर आया था कि यदि आप अत्याचार का व्यवहार करते हैं, तो मैं आपको हरा दूंगा। रिपोर्ट बनाने के लिए। इसके बारे में भी मत सोचो। यदि मेरा युवा गुरु कहता है कि वह आपको नहीं देख रहा है, तो वह आपको नहीं देखेगा। अगर मैं आपके लिए बोलता हूं और अपने युवा गुरु को परेशान करता हूं, तो युवा गुरु निश्चित रूप से नाराज होंगे। क्या यह मुझे पहली बार में रिपोर्टिंग के लिए मूर्ख नहीं बना देगा? उद्धरण चिन्ह। जी यूचेन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर अपनी आस्तीन से एक बैंकनोट निकाला और झाओ जिन को सौंप दिया। उसने सोचा कि झाओ जिन को कुछ लाभ चाहिए थे। झाओ जिन ने एक कदम पीछे लिया और थूक दिया, पाह। आप पुरानी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि मैंने कभी पैसा नहीं देखा है? इस जगह को देखो, बेतरतीब ढंग से एक ईंट उठाकर अपने जीवन का आधा हिस्सा खरीदने के लिए पर्याप्त है। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जिसके पास पैसे की कमी है? उद्धरण चिन्ह। अपने बुढ़ापे के बावजूद जी यूचेन को कभी इस तरह का अपमान नहीं हुआ था। हालांकि इस पुराने साथी ने जबरदस्ती इसे सहन किया। उसने बैंक के नोट निकाल दिए और दरवाजे पर खड़ा हो गया। फिर मैं यहां प्रतीक्षा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने अधीरता से कहा, यदि आप इंतजार करना चाहते हैं, तो पक्ष में जाएं। दरवाजा बंद मत करो। उद्धरण चिन्ह। जी यूचेन आज्ञाकारी रूप से पक्ष में चले गए। ये देखते हुए कि वह समझदार था, झाओ जिन ने कुछ और नहीं कहा। उसने घर में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। अनुचर ने उसे मनाने के लिए जल्दबाजी की। मेरे स्वामी, आपके पास किस तरह की स्थिति है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जी यूचेन ने कम आवाज में कहा, ग्रेट झो राजवंश की 1000 साल की योजना के लिए मेरा चेहरा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पुराने साथी के बोलने के बाद वह वास्तव में दरवाजे से खड़ा था। वह एक ऐसा आदमी बन गया जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, सू वेन और उनका परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। निंग शुआंग सू वेन की तरफ चला गया और कम आवाज में रिपोर्ट किया, यंग मास्टर की जी यूचेन अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन डूब गया, अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सब समय। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन, झाओ जिन, सू वेन चिल्लाया। झाओ जिन का जवाब बाहरी निवास से आया था। मैं यहां हूं, युवा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने जोर से निर्देश दिया, उस पुराने फोगी का अच्छे से ख्याल रखें। अगर वह दरवाजे पर पेशाब करने या गंदगी करने की हिम्मत करता है, तो उसे पीट पीट कर मार डालें। उद्धरण चिन्ह। अपने निर्देश देने के बाद सू वेन ने म्यूट किया, FCK, अगर वह मेरे घर के कोने में पेशाब करने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे हरा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 112। मैं अपने पिता की प्रतिभा को बर्बाद नहीं कर सकता। अनुवादक, एटलस स्टूडियो। संपादक, एटलस स्टूडियो NO12B.co में।
सु वेन को उम्मीद नहीं थी कि जी युचेन खुद के लिए इतने शातिर होंगे। वह पूरी रात प्रवेश द्वार पर इंतजार करता रहा। अगली सुबह वह अभी भी प्रवेश द्वार से खड़ा था। हालांकि इस समय पुराने साथी का चेहरा पहले से ही पीला था। वह पहले से ही अस्थिर था। सु वेन अपने घर से बाहर आया और झाओ जिन को देखने के लिए निकला। उसने कल रात यहाँ पेशाब नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने आकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, वह मेरा अपना चैम्बर पॉट लेकर आए। नौकर इसे दूर से डालने गया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने बूढ़े को एक मुस्कान दी और उसे एक अंगूठा दिया। बुरा नहीं है, इसे बनाए रखें। उद्धरण चिन्ह। जी युचेन ने जल्दबाजी में आगे कहा और कांपती आवाज के साथ कहा, भगवान, भगवान सु, यह मेरी गलती है। मैंने आपके साथ अन्याय किया है। नाराज मत हो। जब तक आप मेरे दिल में सवालों के जवाब देते हैं, ये पुरानी जी किसी भी तरह से मेरे पापों का प्रायश्चित कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। कांपते हुए जी युचेन को देखते हुए सु वेन ने आह भरी। अंदर जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसे कैसे लगाना चाहिए? सु वेन ऐसे व्यक्ति को देखकर खड़ा नहीं हो सकता है जिसने इतनी ईमानदारी से जनता की सेवा की हो। अपने पिछले जीवन में उन्होंने ऐसे लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा की। शायद जी युचेन के कार्यों ने उन्हें दुखी कर दिया, लेकिन अंत में सु वेन अभी भी उन्हें इस तरह देखने के लिए सहन नहीं कर सके। वह जानता था कि इस तरह का व्यक्ति मानव स्वभाव के महान अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने 2 जीवन काल के साथ भी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बन सकता है। वे दोनों गाड़ी पर चढ़ गए। सु वेन ने जी युचेन को देखा और आह से अपना सिर हिलाया। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ग्रेट झो के लोगों के लिए मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। जी युचेन ने आह भरी। लोग बहुत पीड़ित हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सु वेन को देखा और कहा, ग्रेट झो के आम लोग कड़वे जीवन जीते हैं। वे आकाश को देखते हुए खाते हैं और यहाँ तक कि जमीन में भोजन के लिए चारा भी है। कई परिवारों को हर साल मांस का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है। उद्धरण चिन्ह। टेल नोट। लेखक शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनका भोजन इतना कम कैसे है कि वे पूरे हिस्से को एक बार में अपने मुंह में फेंक सकते हैं, इसलिए आकाश को देखते हुए वे खाते हैं। सु वेन को पता था कि वह सच बोल रहा है। ग्रेट झो में अमीर और गरीब के बीच का अंतर पहले से ही एक अद्वितीय स्तर पर पहुंच गया था। जी युचेन ने पूरी तरह से जारी रखा, इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले सोचा था कि कैसे आम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए नेतृत्व करना है। ये करों को कम करने और भूमि को समान रूप से विभाजित करने के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, एक प्राकृतिक आपदा सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। आम लोग हमेशा आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। जीने के लिए उन्हें अपने खेतों, घरों, बच्चों को बेचना पड़ता है और यहां तक कि अपने शरीर को दास के रूप में बेचना पड़ता है। ये सभी आम है। मनुष्य स्वर्ग को नहीं हरा सकता है। जी युचेन ने जोर से विलाप किया। लेकिन उस दिन लॉर्ड सु के शब्दों को सुनने के बाद इस बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार समझा कि समस्या यह नहीं थी कि आम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन ये कि रईस बहुत अमीर थे। उनके धन ने उन्हें वसीयत में जमीन पर कब्जा करने, कीमतों में हेरफेर करने और आम लोगों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उद्धरण चिन्ह। सु वेन शाही राजधानी में कार की खिड़की से बाहर देखा, जो पहले से ही सुबह जल्दी व्यापार के साथ हलचल कर रहा था। उन्होंने समझौते में प्रतिध्वनित किया, अरस्तु परिवार, मार्शल संप्रदाय, शाही अदालत के अधिकारी और अमीर व्यापारी सभी नागरिकों से दूर रह रहे हैं। उनके पास शक्ति, धन और स्थिति है जो आम लोगों को पूरी तरह से दबा सकते हैं, इसलिए वे इन गरीब लोगों को अपने विशेषाधिकारों के साथ आसानी से शोषण कर सकते हैं। केवल नागरिकों के साथ अपने धन को विभाजित करके और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का विरोध करने की एक मजबूत क्षमता देने से नागरिक वास्तव में अमीर बन सकते हैं। ये वह भूमिका भी है जिसे शाही अदालत को निभाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सु वेन के शब्दों को सुनकर जी युचेन की आंखें जल गईं। ये सही है। भगवान सु, उस दिन आपके शब्द बेहद सरल थे। मेरी नज़र में टैक्स ग्रेडिंग निश्चित रूप से एक व्यवहार्य राष्ट्रीय नीति है। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जिनका मैं पता नहीं लगा सकता। उदाहरण के लिए, मैं सब कुछ विनियमित करने का प्रबंधन कैसे करूं? यदि कोई नियम नहीं है, तो कई लोग निश्चित रूप से करों से बचने के तरीकों के बारे में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सीधे जवाब दिया। वास्तव में, अपने पिछले जीवन के अत्यधिक विकसित आधुनिक समाज में भी, ये समस्या पूरी तरह से नहीं कटी थी। ऐसे पिछड़े युग में अकेले महान झोऊ को छोड़ दें। सु वेन ने कहा, हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है।
वर्तमान ग्रेट झोउ कर संग्रह प्रणाली पहले से ही मौजूदा प्रणाली के तहत बेहद परिपक्व है। हमें सरकारी अधिकारियों को शुद्ध करने और भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों को रोकने के लिए इसे और भी सख्त बनाने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह सु वेन के शब्दों से समझ में आया। ग्रेट झोउ का वर्तमान में वाणिज्यिक और कृषि दोनों करों के लिए अपना नियामक दृष्टिकोण था। उदाहरण के लिए टैरिफ सेट करके व्यापार कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न शहरों की परवाह किए बिना ग्रेट झोउ साम्राज्य द्वारा स्थापित चौकियां थी जो पासिंग माल पर कर लगाती थी। 3% व्यापार कर कैसे आया के बारे में 1. जी यूचेन ने जमकर हंगामा किया। लेकिन अगर ऐसा है तो व्यापारियों के करों का अभी भी ठीक से हिसाब नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह सु वेन मुस्कुराया और कहा, तो क्या हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से गणना क्यों करनी है? जब तक हम इसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सकते हैं, ये वर्तमान कर से बेहतर है। इसके अलावा हम अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह अन्य विधियां। जी यूचेन बड़बड़ाया। उदाहरण के लिए व्यावसायिक संपत्ति कर, विरासत कर, भूमि कर, खनन कर। उद्धरण चिन्ह सु वेन ने अपनी पिछली दुनिया में एक एक करके करों के प्रकार को सूचीबद्ध किया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को ध्यान से समझाया। व्यावसायिक संपत्ति कर गुणों के स्वामित्व का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना है। जब किसी व्यक्ति के अधीन संपत्तियों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो हम संपत्ति कर और भूमि कर एकत्र कर सकते हैं। फिर वे अपने नाम के तहत संपत्ति, आवासीय संपत्ति और भूमि का पंजीकरण कर सकते हैं। संपत्तियों, निवासों और क्षेत्रों पर सभी कर लगाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक संपत्ति का हकदार है और उनके पास जो क्षेत्र है, उनके पास आधार के रूप में 20 एकड़ जमीन होगी। जो लोग इसे पार करते हैं उन पर और भी अधिक कर लगाया जाएगा। सभी भूमि जो एक मालिक रहित खेत से संबंधित है, उसके बजाय देश द्वारा आयोजित की जाएगी। खनन कर विशेष रूप से वर्तमान अभिजात वर्ग को लक्षित करने के लिए है जो खनिज संसाधनों के लिए सक्षम है, इसलिए यह एक भारी कर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ये ज्ञात होना चाहिए कि ये लोग ग्रेट झोउ की राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति की कटाई कर रहे हैं। विरासत कर के रूप में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद बच्चों को संपत्ति विरासत में मिलेगी। यदि विरासत एक निश्चित राशि से अधिक है तो उन पर भी कर लगाना होगा। इस तरह हमारे ग्रेट झोउ के खजाने को निश्चित रूप से भरा जाएगा। इस पैसे से हम आम लोगों को खिलाने और उन्हें लाभ देने में सक्षम होंगे। इस तरह धन अंतर को कम किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह बेशक सु वेन ये भी स्पष्ट था कि अगर उसने ऐसा किया तो भी वह इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं बदल पाएगा कि धन कम संख्या में लोगों के हाथों में इकट्ठा किया गया था। वह केवल ये कह सकता है कि यह वर्तमान स्थिति को थोड़ा कम कर देगा और आम लोगों को अमीर बना देगा। हालांकि सु वेन के शब्दों ने पहले ही जी यूचिन को चौंका दिया था। ये किस तरह के शब्द थे? सभी प्रकार के नामों वाली ये कर प्रणालियां धनी व्यापारियों के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए बस समान थी। जी यूचेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बार अधिनियमित होने के बाद कर प्रणाली कितनी अराजक होगी। यह बहुत अधिक है, यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह यहां तक कि वह कुछ हिचकिचा रहा था। सु वेन मुस्कुराया और कहा, यह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है कि उन सभी को एक ही बार में बाहर कर दिया जाए। हालांकि इन करों को धीरे धीरे 10, 20 या 30 वर्षों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। एक निश्चित कर प्रणाली से शुरू होकर हम धीरे धीरे उन्हें एक एक करके काट देंगे। जब तक उनके पास अपने पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद करने का दृढ़ संकल्प नहीं है, वे केवल अंत में समझौता कर सकते हैं। मेरा विश्वास करो, उनमें से अधिकांश के पास ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह जी यूचेन ने प्रशंसा के साथ सु वेन को देखा। ये साथी बस एक प्रतिभाशाली था। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने सु चांगकिंग का अनुसरण किया था, इसलिए उसने पैसे लूटने की क्षमता सीखी थी? अमीर व्यापारियों के खिलाफ सभी प्रकार के चतुर कराधान ने जी यूचेन के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है, चूंकि लॉर्ड सु इतना प्रतिभाशाली है, आप सरकारी मामलों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके कार्य इतने असाधारण क्यों हैं, जैसे कि भटकना? आपका पारिवारिक धन। उनका अंतिम वाक्य एक साहसिक प्रश्न था। सु वेन ने उस पर नजर डाली और कहा, अगर मैं नहीं भटकता तो क्या यह मेरे पिता की प्रतिभा की बर्बादी नहीं होगी? उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और वह उन सभी को खर्च भी नहीं कर सकता है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो मेरे बूढ़े को गुस्सा आ जाएगा। आपके बेटे पर एक नजर और मुझे पता है कि उसने पैसे खर्च करने में आपकी मदद नहीं की। अन्यथा आपके पास आम लोगों के साथ साझा करने के लिए पैसा कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह अध्याय 113
हम पिता और पुत्र हैं, आपको ये करना चाहिए। गाड़ी में जी यूचेन ने कर प्रणाली के बारे में बताया जो सु वेन ने उल्लेख किया था। सु वेन ने कहा, बुरा आदमी, मैंने आपको पहले ही वह सब कुछ बता दिया है जो मैं कह सकता हूँ। आपके लिए भविष्य में मुझे परेशान न करें। आइए दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यदि आप महामहिम को ये बातें बताना चाहते हैं तो उसे बताएं। लेकिन मेरा नाम अपने साथ मत लाओ। मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। महामहिम जानते हैं कि आप वही हैं जिन्होंने कर का प्रस्ताव रखा था, जी यूचेन ने कहा। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है अगर महामहिम को पता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में महामहिम को क्या सुझाव देते हैं, ये सब आपका अपना है। यह आपकी अपनी सोच है। अब मुझे साथ मत लाओ। मैं इन मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। सु वेन की राय में, एक बार जब उन्होंने खुले तौर पर सुधारों का प्रस्ताव रखा, तो वह दुनिया को अपना दुश्मन बना लेंगे। वह खुद को लौकिक बस के नीचे फेंकना नहीं चाहता था। जी यूचेन ने सु वेन के विचारों को समझा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा और कहा, मैंने आपके नाम का उल्लेख नहीं किया है, भगवान सु। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हर कोई केवल अपने शरीर को पोषित करता है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब दुनिया स्पष्ट हो? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। इन नीतियों को शक्तिशाली, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के कुलों पर लक्षित किया गया था। यदि इन्हें प्रस्तावित किया जाना था, तो प्रस्तावक निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। वह ये भी जानता था कि अगर वह बदलना चाहता है, तो किसी को बलिदान करना होगा और करना होगा। इन कर प्रणालियों को पूरी तरह से कैसे महसूस किया जा सकता है? सबसे अधिक संभावना है, यह एक कठिन यात्रा होने जा रही थी। इस प्रभाव को थोड़ा थोड़ा करके दिखाने के लिए, पर्यवेक्षण करने, विनियमित करने के लिए, अनगिनत लोगों को दृढ़ता के वर्षों में लगेगा। लेकिन कुछ न करने से बेहतर था कुछ न करना। सु वेन को यह महसूस नहीं हुआ कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है, और वह जोखिम नहीं उठाना चाहता। आखिरकार, वह और जी यूचेन एक ही तरह के लोग नहीं थे। दूसरों को रोशन करने के लिए खुद को जलाना। अगर सु वेन एक दिन सूरज बन जाता, तो वह ऐसा करने से गुरेज नहीं करता। हालांकि इस समय सु वेन ने महसूस किया कि वह एक मोमबत्ती के समान था। दूसरों को रोशन करने के लिए खुद को जलाने की कोशिश करना मौत का कारण होगा। उन्होंने जी यूचेन जैसे लोगों की प्रशंसा की, लेकिन वह उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे। वास्तव में, अगर उसने जी यूचेन को पूरी रात बाहर खड़े नहीं देखा होता, तो सु वेन ने उन शब्दों को नहीं कहा होता। यह इसलिए भी था क्योंकि वह इस पुराने साथी की जिद से हिल गया था कि सु वेन ने इस बुरे आदमी को वह सब कुछ बताया जो वह सोच सकता था। जैसा कि क्या होगा और क्या ये सफल होगा, सु वेन को नहीं पता था। वह जानना भी नहीं चाहता था। शायद यह अच्छा या बुरा था, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। सु वेन लापरवाही से छेड़ा गया। यदि हर कोई केवल अपने शरीर को पोषित करता है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब दुनिया स्पष्ट और उज्जवल हो? पुराने साथी, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि शब्दों का उपयोग कैसे करें। हालांकि आप 60 से 70 साल तक जीवित रहे, एक सभ्य उम्र। मैं केवल 19 साल का हूं और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इसके बारे में कैसे? आप कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे एक उदाहरण स्थापित करने के लिए 1 या 2 दशक तक काम करते हैं। आपके मरने के बाद मैं आपका कर्तव्य निभाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। जी यूचेन जोर से हंसे। हा, फिर मैं आपके आशीर्वाद पर भरोसा करूंगा। मैं 1 या 2 दशक तक जीवित रहूंगा। आइए देखें कि क्या मैं ग्रेट झोउ के लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। उस समय जी यूचेन ने अपना मन बना लिया। वह एक बार फिर आधिकारिक नियुक्ति करेगा। उसने अपनी लड़ाई की भावना को फिर से जागृत किया था NOLB.com में। लेकिन इससे पहले उसे वापस जाना पड़ा और यह सोचना पड़ा कि सु वेन ने उसे क्या बताया था। उसे सभी व्यवहारिक मुद्दों पर विचार करना था और वास्तव में व्यवहार्य नीति के साथ आना था। शाही अदालत में एक अधिकारी के रूप में बहाल होने के लिए यह उनकी राजधानी भी थी। शाही महल में सु चांगकिंग और सम्राट झोउ ने काओ जिन का सामना किया। सु चांगकिंग ने गहरी आवाज में कहा, फिर इसे इस तरह से करें। हमारे महान झोउ एक तरफ कदम रखेंगे और जानवर आत्मा कवच की क्राफ्टिंग तकनीकों को सीखने के लिए लोगों को यानदेश भेजेंगे। सीखने के पूरा होने के बाद आप उन्हें सीमा पर लाएंगे और हम ये निर्धारित करेंगे कि उन्होंने वास्तव में क्राफ्टिंग तकनीकों को सीखा है या नहीं। यदि उन्होंने वास्तव में इसे सीखा है, तो हम लोगों को फोर्ट बोल्डर से वापस लेने के लिए भेजेंगे। जब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को हमें सौंप सकते हैं। इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह।
काओ जिन की आंखें जल उठी। इस तरह पहल यान देश के हाथों में थी। यह उपहार कुछ भी नहीं के लिए नहीं था। ठीक है, हम मंत्री सु के अनुसार करेंगे। वह तुरंत सहमत हो गया। उसके जाने के बाद सम्राट झोऊ मुस्कुराया और कहा, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, वह आपके कहने के तुरंत बाद सहमत हो गया। हालांकि जिन लोगों को हमने बाहर भेजा है, निश्चित रूप से उनके द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी। यदि हम चाहते हैं कि वे यान देश से जानवर आत्मा कवच के निर्माण की विधि को प्रसारित करें, तो मुझे डर है कि यह बहुत मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। सु चांकिंग ने ठंड से कहा, जब दो देश युद्ध में होते हैं तो ये कैसे आसान हो सकता है। यदि वे विफल होते हैं तो वे बस मर जाएंगे और यह सौदा कभी हासिल नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शुरुआत से न तो वह और न ही सम्राट झोऊ इस सौदे को पूरा करना चाहते थे। वे सिर्फ यान देश की तकनीक चोरी करने का अवसर लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी योजना को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के जीवन की परवाह नहीं की। वैसे चांगकिंग ली प्रांत अब अराजकता में है। वो कुन्हू पहले ही विदा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि कई संप्रदाय इस अराजकता में भाग ले रहे हैं, मैं ली प्रीफेक्चर के मार्शल संप्रदायों पर हमला करने के लिए मार्शल इंस्पेक्टरेट भेजना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? सम्राट झोऊ ने पूछा। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, चुन की महामहिम ने फैसला किया है, ये स्वाभाविक रूप से उचित है। उद्धरण चिन्ह। मैं चाहता हूं कि सु वेन भी जाए। उद्धरण चिन्ह। मेरा बेटा मार्शल इंस्पेक्टरेट से शुरू करने वाला कोई व्यक्ति है, इसलिए सामान्य तर्क के अनुसार उसे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने सु चांगकिंग को देखा क्योंकि उसने धीरे से अपनी उंगलियां रगड़ ली। फिर वह मुस्कुराया, ये सिर्फ इतना है कि इस युवा को कुछ अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। चांगकिंग, क्या आपको नहीं लगता कि उसके पास बहुत सारे गार्ड हैं? अंत में एक मार्शल कलाकार को अभी भी खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता है ना? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए विचार किया। मैं समझता हूं। मैं उसे अकेले जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वार्ता के बाद सु चांगकिंग पीछे हट गए। सम्राट झोऊ मुस्कुराया। एक युवक बिना किसी कष्ट के महान चीजों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। यदि वह केवल जीवन और मृत्यु परीक्षणों से गुजरने के बिना राजधानी में रहता है, तो वह 10 वर्षों में स्वर्ग रैंक पर कैसे चढ़ सकता है? उद्धरण चिन्ह। आपका महामहिम सही है। पुराना यूनुच थोड़ा चिंतित था, लेकिन अगर वह इस तरह से वहां जाता है, तो एक बार कुछ होता है। मुझे डर है कि मंत्री सु के पक्ष में, और इसके अलावा जब से वह जादूगर भगवान के गोल्डन गुजरात के कब्जे में है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने चिल्लाने से पहले एक पल के लिए विचार किया। फुएन। उद्धरण चिन्ह। उसका अंगरक्षक उसके सामने पतली हवा से बाहर दिखाई दे रहा था। जाओ और गुप्त रूप से सु वेन का पालन करें। यदि वह निश्चित मृत्यु की स्थिति में आता है, तो उसे बचाएं। उसे अपना जीवन खोने न दें। उद्धरण चिन्ह। समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। इस तरह कोई समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ अपनी व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था। सु वेन को जल्दी से एक मिशन पर जाने का आदेश मिला। भाई जिन छू, वह जल्दी से अपना सामान पैक करें। हम ली प्रांत जा रहे हैं। सु वेन ने तुरंत निर्देश दिया। जैसे ही उसने आज्ञा दी, डोर गार्ड को रिपोर्ट करने के लिए आया कि सु चांगकिंग आ गया है। जब पिता और पुत्र मिले तो सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, एक मिशन पर जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सिर हिलाया और सांत्वना दी, पिता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि ली प्रांत की यह यात्रा अराजक होगी, मेरे पास मेरे गार्ड के रूप में झाओ जिन और चूहे हैं, इसलिए यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मेरा क्या मतलब है, उन्हें साथ मत लाओ। सु चांगकिंग ने धीमी आवाज में कहा। सु वेन। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने आहें भरने से पहले एक लंबे समय के लिए सु चांगकिंग को देखा। पिता, मैंने हाल ही में आपका कोई पैसा खर्च नहीं किया है। हम पिता और पुत्र हैं, आपको ऐसा क्यों करना है? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने उसे अपने हाथ की एक लहर के साथ थप्पड़ मारा और कहा, क्या आपको लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को लाएं? यह महामहिम है। उसने मुझसे कहा कि तुम अकेले जाओ। उद्धरण चिन्ह। मैंने हाल ही में उसे नाराज नहीं किया है। सु वेन म्यूट किया गया। क्या मैंने पिछली बार उसके लिए गाना नहीं गाया था? वह इतनी जल्दी मेरे लिए चीजों को मुश्किल क्यों बना रहा है? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया। क्या आप नहीं बता सकते? महामहिम एक मार्शल कलाकार के रूप में आपके कौशल का पोषण करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 114। पश्चिम की यात्रा सुंदर है। सु चांगकिंग ने सु वेन से कहा, क्या आप नहीं बता सकते? महामहिम आपको अमर कलाकार के रूप में पोषित करना चाहते हैं।
आखिरी बार उन्होंने आपको औषधीय गोलियां और खेती की तकनीकें दी। इस बार उन्होंने मार्शल आर्ट संप्रदायों पर हमला करने के लिए ली प्रीफेक्चर में मार्शल इंस्पेक्टरेट का पालन किया। झगड़े और लड़ाई की कोई कमी नहीं होगी। यदि कोई मार्शल कलाकार जीवन और मृत्यु का अनुभव नहीं करता है, तो उनके लिए एक पियरलेस विशेषज्ञ बनना कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह, मैं एक विशेषज्ञ होने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सु वेन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वह खुद को अच्छी तरह से जानता था। उसके पास व्यवस्था थी। लड़ाई, उसे भी क्यों लड़ना चाहिए? हालांकि एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई वास्तव में एक युद्ध शक्ति और मार्शल आर्ट की समझ को बढ़ाएगी। सु वेन जल्दी में नहीं थे। वह केवल 19 साल का था, फिर भी वह पहले से ही 8वीं स्टेज स्टार रैंक था। उसे अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए लड़ाई की आवश्यकता क्यों होगी? NOLB.CO में वह सिर्फ अपना मीठा समय लेना चाहता था। सु चांगकिंग ने अपने बेटे को देखा और ईमानदारी से कहा, कुछ चीजें हैं जिनकी मदद नहीं की जा सकती है। जब से महामहिम ने बात की है, आपके विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। ली प्रांत में जाने पर अधिक सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह, ओल्ड सु, आप इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे रहे हैं, सु वेन ने अचानक कहा, सु चांगकिंग को भ्रमित करते हुए। मैं इस बारे में विशेष रूप से कैसे नहीं हूं? उद्धरण चिन्ह, सु वेन नाराज दिखे। आप इतने कायक क्यों हैं? आप महामहिम के साथ लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आप अपने बेटे के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? उद्धरण चिन्ह, हे। उद्धरण चिन्ह, सु चांगकिंग पहले से ही सु वेन के शातिर शब्दों के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसने केवल स्नेह किया और उसके साथ परेशान नहीं हो सका। महामहिम ने एक फरमान क्यों नहीं दिया? उसने आपको मुझे बताने के लिए क्यों कहा? सु वेन ने अचानक इस सवाल के बारे में सोचा। यदि वह डिक्री नहीं देता है, तो मैं सिर्फ ये दिखावा करूंगा कि मुझे पता नहीं है। पहले उन्हें वहां ले आओ। उद्धरण चिन्ह, सु चांगकिंग ने उन्हें एक नजर दी और कहा, इस तरह की बात स्वाभाविक रूप से कम नहीं हो सकती। हालांकि महामहिम ने आपको कुछ चेहरा देने के लिए मेरे माध्यम से कहा। यदि आप इस बार उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो अगली बार वह स्वाभाविक रूप से आपको अकेले खतरनाक परिस्थितियों में जाने का एक तरीका होगा। आखिरकार वह सम्राट है। उद्धरण चिन्ह, सु वेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और अचानक कुछ सोचा। उसने अपना सिर उठाया और कहा, पिता, मैंने कुछ समय पहले तावाओ पैलेस के एक पुराने डाउवादी पुजारी की पिटाई की थी। मुझे लगता है कि उनका नाम किंग जुआनजी है। अगर मैं राजधानी छोड़ता हूं और यह पुराना साथी मुझसे बदला लेता है, तो क्या मैं निश्चित रूप से मर नहीं जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह, सु चांगकिंग ने तिरस्कार के साथ कहा, चिंता मत करो, वह पुराना साथी इतना बोल्ड नहीं है। इसके अलावा आपका वह कटोरा उस पर नहीं गिरा, इसलिए इसे एक महान दुश्मनी नहीं माना जा सकता। उद्धरण चिन्ह, सु वेन चौंक गया था। आप इस बारे में भी जानते हैं? उद्धरण चिन्ह, राजधानी का पानी आपके विचार से अधिक गहरा है। आपके पिता, मैं ये बहुत दूर आ गया हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितनी आंखें देख रही हैं। अगर मैं हर समय अपने गार्ड को नहीं रखता, तो मैं कहीं ना कहीं खाई में गिर सकता हूं। मैंने पहले से ही लोगों को ताओ पैलेस के पुराने डाउवादी पुजारी से निपटने में आपकी मदद करने के लिए भेजा है। उन्होंने अब यति को नहीं जीता, लेकिन फिर आपको सावधान रहना होगा। वास्तव में किसी के जाल में मत पड़ो, सु चांगकिंग ने गहरी आवाज में कहा। उस विदाई नोट के साथ सु चांगकिंग ने छोड़ दिया। सु वेन पिछवाड़े में लौट आया। झाओ जिन और चू वह निश्चित रूप से इस बार उसके साथ नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने निंग शुआंग, झी यी और कुई यूमियन को इकट्ठा किया। तीनों महिलाओं को पता था कि वह बाहर जा रही है, और वे उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक थे। यी, क्या आपकी मां ने जवाब दिया? सु वेन ने पूछा। झी यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी अभी खबर भेजी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह मुझे कब जवाब देगी। उद्धरण चिन्ह, सु वेन ने उन तीनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए घर पर नहीं रहूंगा, इसलिए यदि कोई मामला है, तो आप तीनों इसके बजाय मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप एक तुच्छ मामले पर अपना मन नहीं बना सकते हैं, तो निंग शुआंग निर्णय लेंगे। बड़ी समस्याओं के लिए, जिस पर आप अपना मन नहीं बना सकते हैं, निंग शुआंग, किसी को मेरे पिता से पूछने के लिए भेजें। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। निंग शुआंग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। सु वेन को पता था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अंतिम निर्णय लेगा। अन्यथा महत्वपूर्ण क्षण में अराजकता को तोड़ना आसान होगा। हालांकि निंग शुआंग के पास एक उपपत्नी के रूप में एक शीर्षक नहीं था, वह इस समय के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। झी यी केवल थोड़े समय के लिए निवास में थे, इसलिए उन्हें राजधानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
क्यूई यूमियन का एक नर्म व्यक्तित्व था और केवल निंग शुआंग सू वेन की राय में सबसे विश्वसनीय था। वह अपने साथ प्रधानमंत्री के निवास में पली बढ़ी और उन्हें राजधानी के मामलों की गहरी समझ थी। अगर वास्तव में कुछ चल रहा था तो उसे निर्णय लेने के लिए भरोसा किया जा सकता है। ये देखते हुए कि तीन लड़कियां थोड़ी उदास थीं, सू वेन मुस्कुराया और कहा, चिंता न करें, मैं इस व्यापार यात्रा के लिए जल्द ही वापस आऊंगा। आज रात यंग मास्टर आपको यात्रा की कहानी पश्चिम को बताएगा। उद्धरण चिन्ह। पश्चिम की यात्रा। तीनों लड़कियां उलझ गईं। ये सही है। यह एक विशेष रूप से अच्छी कहानी है। ये बहुत दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। रात में सू वेन के कमरे से एक आवाज आई। अरे, प्रदर्शन, आपके पास वास्तव में 3 सिर और 6 हथियार हैं। मेरी छड़ी खाओ। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि जर्नी टू द वेस्ट इतनी अच्छी कहानी थी। ये वर्णन करने के लिए बहुत दिलचस्प होना चाहिए, इसे बाहर। अगले दिन सू वेन मार्शल इंस्पेक्टरेट पर पहुंचे। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, वो फैटी रुवान में टकरा गया। भाई सू, आपके पास एक अच्छा वर्ष था, क्या आपने नहीं किया? लहराते हुए फैटी रुवान मुस्कुराया। सू वेन का चेहरा थोड़ा चकित था और वह केवल आवाज सुनकर अपने होश में वापस आ गया। वह मुस्कुराया और कहा, तो ये पुराना रुवान है। मैं काफी अच्छी तरह से जी रहा हूँ, ये सिर्फ इतना है कि मैं कल रात कुछ बुरी आत्माओं से मिला। उद्धरण चिन्ह। बुराई आत्माओं, क्या यह एक दानव है? उद्धरण चिन्ह। अलग, जो मुझे मिले हुए थे एस तारांकन पुरुष पीने वाले। टेल नोट, बुरी आत्माओं प्रदर्शन के लिए चीनी पिनाइन को याओ 3 जिंग 1 के रूप में उच्चारित किया जाता है, हालांकि लेखक पिनाइन को याओ 4 जिंग 1 के रूप में लिखता है, जिसका मूल अर्थ है चाहने वाले तारांकन पुरुष। गंदा लेखक बुरा है। फैटी रुवान एक नुकसान में था। यंग मास्टर सू के शब्दों में हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। सू वेन ने फैटी रुवान के कंधे को गले लगाया और विषय बदलते ही मुस्कुरा दिया। पुराना रुवान, आपको कैसे लगता है कि हमें इस मिशन पर जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कुछ सुनकर वह समझ गया। रुवान जी भी हंसा। उसके चेहरे पर वसा एक साथ निचोड़ा हुआ था और उसकी आंखें स्लिट्स में संकुचित हो गईं। उन्होंने कहा, हमने इस बार कुल 3 गोल्डन सेबर डैकोन्स जुटाए हैं और उनमें से प्रत्येक का स्पष्ट लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य चंद्रमा उपासना संप्रदाय है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। चंद्रमा पूजा संप्रदाय ने भी विद्रोह में भाग लिया। उद्धरण चिन्ह। रुवान जी मुस्कुराया। मुझे नहीं पता। हमारे मार्शल इंस्पेक्टरेट केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं। यदि महामहिम के पास आदेश है तो हम इसे करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने आहें भरी। यह एक सामंती राजवंश की विशेषता थी। कई बार साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं थे। जल्द ही वे दोनों पार्टी के परिसर में पहुंचे। हर कोई इस समय पहले ही इकट्ठा हो चुका था। नाराजगी का एक निशान पिछले जू वंजून की आंखों में चमक गया क्योंकि उसने सू वेन को देखा। जू मिन को 5 साल के लिए एक सैनिक के रूप में सेवा करने के लिए उत्तरी सीमा पर भेजा गया था। किसी को नहीं पता था कि वह तब तक मर जाएगा या जीवित रहेगा। जू परिवार की सोने की खदान को भी सू वेन ने छीन लिया था। सू वेन के कारण जू परिवार का व्यवसाय गिर गया। ये कहा जा सकता है कि एक बार अमीर जू परिवार पूरी तरह से गिर गया था। सब कुछ सू वेन की वजह से था। जू परिवार के एक सदस्य के रूप में वह सू वेन से नफरत कैसे नहीं कर सकता था। आपको देर हो गई है। जू वंजुन ने कड़े लहजे में बात की। औद। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने बिना स्पष्टीकरण दिए जवाब दिया। जू वंजुन ने अनजाने में अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने आखिरकार अपने गुस्से को दबा दिया और अपने दांत पीस लिए। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इन लोगों ने राजधानी से बाहर सरपट दौड़ते हुए एक बढ़िया घोड़े की सवारी की। 19 साल में राजधानी छोड़ने के बाद भी ये पहली बार था। हालांकि जैसे ही वे पूर्वी द्वार से गुजरे, किसी ने उनका पीछा किया। युवा मास्टर सू वेन। युवा मास्टर सू वेन, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। एक नौकर ने दौड़ लगाए और कहा, मेरी युवा मिस वू मुयू यंग मास्टर सू वेन को भेजने के लिए यहाँ है। युवा मास्टर सू, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने समूह को देखने के लिए कहा और कहा, आप लोग पहले छोड़ दें, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। उद्धरण चिन्ह। जू वंजुन ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा और फिर उसने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसने समूह को अपने घोड़े पर ले जाया था। उन्होंने वू कुन्हू की बेटी को बाधित करने की हिम्मत नहीं की। जू परिवार अब किसी भी तूफान का सामना नहीं कर सकता था। सू वेन मौके पर इंतजार कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद वू मुयू की गाड़ी आ गई। पर्दा उठा दिया गया और वू मुयू कार से बाहर निकल गया। जब उसने सू वेन को देखा तो खूबसूरत लड़की के चेहरे से आंसू गिर गए।
भाई सू, आपको ली प्रांत के लिए अपने रास्ते पर बेहद सावधान रहना चाहिए। मुयू राजधानी में आपकी चिंता करेगा। यदि आप ली प्रांत में किसी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो इस पत्र को लें और मेरे पिता की तलाश करें। अपने आप को मजबूर न करें। वो मुयू ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला और उसे सू वेन को सौंप दिया। सू वेन ने मुस्कुराते हुए वो मुयू के सिर पर हाथ फेरा। चिंता न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 115। लड़कों को बड़े दिल से रहना होगा। थोड़ी देर के लिए वो मुयू के साथ बातचीत करने के बाद सू वेन ने आखिरकार ली प्रीफेक्चर की अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि 2 घंटे बाद उसने उसके सामने कांटे को देखा। सू वेन गहरे विचार में गिर गया। वह लग रहा था अपना रास्ता खो दिया। एफ तारांकन सीके। इस तथ्य ने सू वेन को झटका दिया। जू वनजुन और उनके कमीनों का समूह पहले ही एक निशान के बिना भाग गया था। इसके अलावा सू वेन ने कभी राजधानी नहीं छोड़ी थी। इस दुनिया में कोई जीपीएस नेविगेशन डिवाइस नहीं था और सू वेन के पास नक्शा नहीं था। कुछ कांटों से चलने के बाद सू वेन को पहले से ही पता नहीं था कि वह कहाँ है। अभी उसके पास 2 रास्ते थे। पहले उसी मार्ग से राजधानी लौटना था, एक मानचित्र मार्गदर्शिका प्राप्त करना और फिर जू वनजुन और अन्य लोगों का पीछा करना। दूसरा खुद एक तरह से सोचना था। सू वेन ने पहले विकल्प को छोड़ दिया। इसके बारे में कोई और रास्ता नहीं था। ये युवा मास्टर सू चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। नवंबर LBJNN। अगर इस बात की खबर निकल गई तो यंग मास्टर सू को दुनिया का सामना कैसे करना चाहिए था। हे ली प्रांत राजधानी के पूर्व में होना चाहिए। कौन परवाह करता है, पहले सिर पर चलो। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने बेतरतीब ढंग से एक सड़क को चुना जो सबसे पूर्व की ओर लग रहा था और सरपट भाग गया। वह नहीं जानता था कि उसके पीछे फू एन भ्रमित था। सू वेन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सड़क ली प्रांत के लिए नहीं है। उद्धरण चिन्ह। 2 दिन बाद सुवेन का घोड़ा घास खा रहा था जबकि सुवेन आग लगा रहा था और खरगोश को भून रहा था। वह जीवन के मार्ग के बारे में सोच रहा था। मुझे कहाँ जाना चाहिए। प्रसारण के बाद उन ट्रांसमीटरों ने दुनिया भर में कैसे यात्रा की। उन्होंने पहले ही एक से अधिक बार दिशा निर्देश मांगे थे, लेकिन हर बार जब उन्होंने दिशा निर्देश मांगे तो सुवेन सुनिश्चित नहीं हो सके कि वह सही रास्ते पर है। इसलिए जब भी वह किसी से मिलता वह उनसे इसके बारे में पूछता। यदि वह गलत तरीके से चला गया तो वह जल्दी से दिशा बदल देगा। उस समय एक बूढ़ा आदमी अपने सिर के साथ नीचे झुका हुआ था, एक पुआल टोपी पहने हुए और अपनी पीठ पर कुछ सूखी लकड़ी लेकर अतीत में चला गया। जब सुवेन ने उसे देखा तो उसकी आंखें जल गईं। वह तुरंत कूद गया और चिल्लाया, अरे वह दादाजी, स्थानांतरित न करें, मैं निर्देश मांग रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुवेन बूढ़े आदमी के सामने चला गया और जल्दी से पूछा, दादाजी आप ली प्रांत में कैसे पहुंचते हैं। उद्धरण चिन्ह। यंगस्टर, आप गलत तरीके से जा रहे हैं। ली प्रांत की ओर जाने के लिए आपको इस सड़क से वापस मुड़ना होगा। 2 ली के बाद सड़क में एक कांटा है। छोटी सड़क से नीचे जाएं, फिर उत्तर की ओर मुड़ें। 15 ली के बाद आधिकारिक सड़क पर पूर्व की ओर। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, सुवेन की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, मैं देखता हूं, मैंने फिर से गलती की। धन्यवाद दादाजी, कृपया ध्यान रखें, ये खरगोश आपका है। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ सुवेन ने अपने घोड़े पर चढ़कर छोड़ दिया। फुएन ने अपने हाथ में खरगोश के साथ अपनी पीठ को सीधा किया और अपने भेस को हटा दिया। उसने अपने हाथ में खरगोश को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराया। वह अवाक था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि भले ही सुवेन एक बेवकूफ नहीं थे, जब ये दिशाओं में आया था तो वह निश्चित रूप से रास्ता नहीं जानते थे और अक्सर गलतियां करते थे। सुवेन को सही रास्ते पर चलने देने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब सुवेन ने गलत रास्ता अपनाया तो उसे बहुत समय बर्बाद करना होगा। यदि यह जारी रहा तो वह ली प्रांत कब पहुंचेगा। सुवेन को पता नहीं था कि जू वनजून और रुएन जे ने एक दूसरे के साथ संघर्ष किया था क्योंकि उन्होंने जीवन में अपना रास्ता खो दिया था। सराय के भीतर जू वनजून की अभिव्यक्ति ज्वलंत थी। रुआन जी ने नाखुश कहा, आपको उस समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके जाने से पहले मास्टर सी ने हमें बताया कि हमें इस यात्रा के दौरान सुवेन को शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने देना चाहिए। अब जब सुवेन यहाँ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जू वनजुन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गया था। पिछले कुछ दिनों में हमने पहले ही अपनी गति धीमी कर दी है, फिर भी वह पकड़ा नहीं गया है। कौन जानता है कि वह क्या करने गया था।
शायद वह पहले से ही उस वेश्यालय के शराबी गांव में गिर गया है। पूरी राजधानी में कौन अपनी विपुल शैली नहीं जानता है। इसके अलावा आपने मुझे वापस नहीं रोका, यह मेरी सारी गलती कैसे है। उद्धरण चिन्ह। अब समस्या यह है कि हमें क्या करना चाहिए। रूवान जी ने अपने दांत पीस लिए और कहा, हम सु वेन कैसे पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे खोजें। कहां पे। कौन जानता है कि वह कहां है। मुझे केवल इतना पता है कि हमें समय पर ली प्रीफेक्चर में जाना है, अन्यथा यह महामहिम के आदेशों के विरुद्ध होगा। उद्धरण चिन्ह। एक दौर की बहस के बाद वे एक निष्कर्ष पर आने में असमर्थ थे, इसलिए वे केवल आगे जारी रख सकते थे। इस समय सु वेन एक कारवां में भाग गया। कारवां में ज्यादातर लोग मांसल पुरुष थे। हालांकि नेता एक महिला थी जो सुंदर दिखती थी। हालांकि उसकी तुलना क्यूई यूमियन और जी यी जैसी आश्चर्यजनक सुंदरियों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह एक सौंदर्य थी। मिस, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ली प्रीफेक्चर कैसे प्राप्त करें। सु वेन ने आगे कदम रखा और पूछा। महिला ने सु वेन को आकार दिया और पूछा, आप क्या करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने जल्दबाजी में जवाब दिया, मेरा नाम सु डाकियांग है और मैं राजधानी में रहता हूं। मुझे उन लोगों से ईर्ष्या हुई है जो युवा होने के बाद से मार्शल की दुनिया के बारे में भटकते हैं। मैं बस अपने घर से बाहर आया और घूमना चाहता था। मैंने सुना है कि ली प्रांत वर्तमान में अराजकता में है, इसलिए मैं एक नजर रखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि कहा जाता है, एक को हमेशा दूसरों से सावधान रहना चाहिए। सु वेन के शब्द पूरी तरह से सच थे। सु वेन के शब्दों को सुनने के बाद महिला की आंखें जल गईं। उसने सु वेन को फिर से देखा और महसूस किया कि वह एक युवा मास्टर की तरह दिखती है। उनकी नाजुक त्वचा थी और शानदार कपड़े पहने थे। यह स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई अनुभव नहीं था। उसने धीरे से पूछा, डाकियांग, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा। उद्धरण चिन्ह। खेती का आधार क्या है। उद्धरण चिन्ह। मैं 9वीं कक्षा के कॉमन रैंक पर हूं। सु वेन ने तुरंत अपनी खेती के आधार को दबा दिया। हालांकि वह चिंतित नहीं थे कि दूसरी पार्टी बता सकेगी। सवाल पूछने से पहले उन्होंने पहले ही देखा था कि पूरी टीम में उच्चतम खेती के स्तर वाला व्यक्ति उनके सामने यह महिला थी। वह एक 3rd ग्रेड स्टार रैंक थी और वह किसी भी समय पूरी टीम खा सकती थी। जब महिला ने सु वेन की खेती के आधार के बारे में सुना तो वह तुरंत थोड़ा उत्साहित हो गई। हम ली प्रांत में भी जा रहे हैं, हम एक साथ क्यों नहीं चलते। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने एक पल के लिए विचार किया और महसूस किया कि यह वास्तव में संभव था। आखिरकार वह सिर्फ दिशा निर्देश मांगने के लिए टूटने वाला था। फिर मैं मिस को अग्रिम धन्यवाद दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे मिस न कहें, मेरा नाम मुरोग यान है। आप मुझे बिग सिस्टर यान कह सकते हैं। लेकिन डाकियांग, हम एक साथ जा सकते हैं, लेकिन हमें पहले कुछ चीजों को स्पष्ट करना होगा। यदि आप हमारे साथ जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन चौंक गया था। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। मुझे कितना भुगतान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अगर किसी को यह सुनना था कि यंग मास्टर सु, जो राजधानी में एक खर्चीला था, वास्तव में विचार कर रहा था कि उसके पास कितना पैसा है, तो उनके जबड़े निश्चित रूप से गिर जाएंगे। सु वेन स्पष्ट रूप से एक अधिनियम पर डाल रहा था। जब वह राजधानी में था तो उसके पास उसके बैकर के रूप में सु चांगकिंग था। उसकी स्थिति के साथ उसे कम प्रोफाइल रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अब जब वह बाहरी दुनिया में था तो उसकी तरफ से गार्ड के बिना सु वेन अधिक सतर्क हो गया। उन्होंने अपने धन का खुलासा नहीं करने के सिद्धांत को समझा। मुरोग यान ने जांच से पहले एक पल के लिए विचार किया, 500 ताल, क्या ये पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत ज्यादा है। मेरे पास केवल 300 टन चांदी है। सु वेन चिल्लाया। 300 टेल भी ठीक है। मुरोग यान ने कहा, यदि आप अपने आप से जाते हैं तो आप रास्ते में कुछ कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ जाते हैं तो ये सुरक्षित होगा और आपको खो जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खा भी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना मनी बैग निकाला। यहाँ 300 टन चांदी थी जो उसने पहले से तैयार की थी। उन्होंने अनिच्छा से पूछा, क्या मैं कम दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुरोग यान मुस्कुराया और कहा, डाकियांग, लड़कों को कई बार और अधिक बड़ा होना पड़ता है, अन्यथा लड़कियां आपकी तरह नहीं जीती। उद्धरण चिन्ह। सु वेन का चेहरा शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। उन्होंने मुरोग यान पर नजर डाली और पूछा, क्या बड़ी बहन उन लड़कों को भी पसंद करती है जो बड़े दिल वाले और उदार हैं। उद्धरण चिन्ह। बेशक। उद्धरण चिन्ह।